Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, लोकसभा चुनाव आने में अब सिर्फ 1.5-2 महीने का ही समय रह गया है और सभी राजनीतिक दल कमर कसकर आम चुनाव जीतने की तैयारी में जुट गए हैं। खास तौर से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी टीम चुनावी माहौल में पूरी तरीके से रम गई है। ये इसलिए किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो विजय रथ है वो रास्ते में कहीं अटक न जाए, इसलिए हर किसी को चौकन्ना कर दिया गया है। उनको सिर्फ एक लक्ष्य दिया है कि किसी न किसी तरीके से भाजपा को बहुमत के पार पहुंचाना है। इसीलिए पूरे देश में मोदी, शाह और पार्टी सिर्फ एक ही नारा सुनाती दिख रही है कि अब की बार 400 पार। दोस्तों, हंसी वाली बात तो ये है कि 272 का ठिकाना नहीं और वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। जो हालात देश के दिख रहे हैं कि उससे लग रहा है कि वो किसी तरीके से 200 पार कर जाएं, उसमें वो 400 का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि भाजपा इतनी ज़्यादा घबराई हुई है। देश के हालात देखकर उनको लग रहा है कि किसी तरीके से 24 का चुनाव जीता जाए, उसके बाद तो हम जनता को मूर्ख बनाने में माहिर हैं। जनता भी, देश के नेता नहीं इतने ज़्यादा चालाक या चतुर हैं या बुद्धिमान हैं, बल्कि जनता ही बेवकूफ़ है। ये पिछले 10 साल में भाजपा ने सिद्ध कर दिया है। भाजपा ने जो अपना जो राजनीतिक जो हथियार बनाया है उसको धर्म से जोड़ दिया है। उन्होंने ये कर दिया है कि लोग उनको, प्रधानमंत्री मोदी को कोई राम कहता है तो कोई विष्णु कहता है, और इसी तरीके से पार्टी और उनका आईटी सेल सुबह से शाम तक पीएम मोदी की स्तुति में रहता है। और मीडिया चैनल, जितने भी खास बड़े बड़े चैनल हैं, उनको सिर्फ धन से मतलब है और देश के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है इसको लेकर वो कभी नहीं सोचते। उनको हमेशा ये लगता है कि बिजनेस हमारा बनता रहे, और ख़ास तौर से अब तो ये है कि मीडिया नाम की चीज़ ही नहीं है। मीडिया के नाम पर अब सिर्फ चापलूस बैठे हैं जो कि कंपनी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, कंपनी उनको फ़ायदा पहुंचाती है। बस गिव एंड टेक का बिजनेस चल रहा है। वही बीजेपी बड़े बड़े चैनलों को भरपूर पैसा दे रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चल रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए का जो मीडिया को सिर्फ प्रचार के लिए दिया जा रहा है, इससे कम नहीं होगा, बल्कि ये इसमें इस बजट में 10, 20, 50,000 रुपये, 50,000 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है। जो अभी पिछले 2-3 महीने से ये सब चल रहा है, तो आने वाले समय में तो चुनाव प्रचार होगा, उसको तो देखकर बहुत ज़्यादा धन की जो ज़रूरत पड़ेगी, और वो सब भाजपा ने चुनावी चंदे के रूप में खूब वसूला है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल चंदा उगाही के लिए कर रहा है। एक न्यूज़ लॉन्ड्री में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यह है कि 30 कंपनियों के यहाँ जो अभी तक भाजपा किसी भी पार्टी को चंदा नहीं देते थे, उन्होंने उनके आवास और घर पर, जो आवास और दफ्तरों पर छापे मारकर उनके मालिकों पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा। वो जेल गए, उसके बाद डील हुई और उनको डील होने के बाद उनको छोड़ दिया गया और पार्टी फंड में 335 करोड़ रुपए का फंड जमा हो गया। दोस्तों, ये एक हैरान कर देने वाली बात है कि ईडी और सीबीआई की छापे पड़ते हैं और उस व्यवसायी को दबाव में लिया जाता है कि वो इस तरीके से उनको इतना ज़्यादा प्रेशर किया जाता है और वो चंदा देने पे मजबूर हो जाते हैं। इस बात को देखकर मीडिया में, कुछ खास मीडिया में इसकी बड़ी चर्चा हुई और ये बात चुनावी, मतलब इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक में ले जाने के लिए लोग लग गए। और वहीं पे ये हालात हैं कि देश के विपक्षी पार्टियों के प्रति ईडी, सीबीआई जांच और इनकम टैक्स हमेशा घर पे, दरवाजे पे खड़े रहते हैं। उन पे इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि वो चुनाव लड़े कि वो अपनी गिरफ्तारी बचाएं। इतना ज़्यादा जो आतंक फैला हुआ है जांच एजेंसियों का, इतनी ज़्यादा वो अपने
अपने तौर तरीके इतने बदल चुकी है कि उनमें कोई नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है। उनको सिर्फ इतना मालूम है कि ऊपर से आदेश आया है, यहाँ छापा मारना है, इस चीज़ के लिए उसको मजबूर कर देना। फिलहाल ताज़ा राजनीतिक अपडेट हरियाणा से आ रहा है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, जिसमें कि जेजेपी उनके साथ में पार्टनर थी, राजनीतिक पार्टनर थी, और वो सरकार में शामिल भी थी। लेकिन इधर आनन फानन में 3 दिन के अंदर इतना जो डेवलपमेंट हुआ कि अचानक जो सीएम मनोहर लाल खट्टर को लग रहा था कि 5 महीने तो और भी ज़्यादा वो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन सुबह उनसे कहा गया, 12 तारीख की सुबह उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए, और एक विधायक, एक भाजपा के सांसद नायब सिंह सैनी को उठाकर मुख्यमंत्री पद की बागडोर थमा दी गई, और सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए तय कर दिया गया कि वो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, सांसद के रूप में चुनाव लड़ेंगे, और इस तरीके से उनको पद से हटा भी दिया और संतोष करने के लिए कह दिया कि आप चुनाव लड़िए। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि भाजपा किसी तरीके से अपने किसी भी नेता को किसी भी पद से हटाकर उसको किसी न किसी तरह डिमोट करने में माहिर मानी जाती है। दोस्तों, बात हम करते हैं अब गुजरात की। गुजरात में जब विजय रूपाणी की सरकार थी, वो दूसरे टर्म का पूरा करने जा रहे थे कि बीचों बीच में विजय रूपाणी से इस्तीफ़ा दिलवाया गया, और इस्तीफ़ा दिलवाने के बाद वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव के दौरान ही उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बना दिया जो पहली बार विधायक का चुनाव जीत के आए। हाँ, उनका नाम था भूपेंद्र पटेल, जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और मोदी शाह की कृपा से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों, इस तरीके से भाजपा में बदलाव किए जाते हैं, उसको लेके कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कौन कब तक किस सीट पर बैठा हुआ है। वहाँ पर जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे नितिन पटेल, उनको लगा कि अब की बार उनको प्रदेश का सीएम बनने का मौका मिलेगा, लेकिन मोदी और शाह ने मिलकर उनको इस तरीके से किनारे लगाया कि आज वो सक्रिय राजनीति से बिल्कुल दूर हैं। कोई कहने वाला सुनने वाला उनको नहीं है कि वो नितिन पटेल नाम का एक वरिष्ठ कद्दावर नेता हुआ करता था। इसी तरीके से अब आप उत्तराखंड की बात देख लीजिए। उत्तराखंड में 5 साल में तीन या 4 मुख्यमंत्री बदले गए। उत्तराखंड में ठीक चुनाव के पहले 2022 के चुनाव से पहले 4-5 महीने के लिए पुष्कर धामी नाम के एक विधायक को, जो पहली बार उत्तराखंड में 2017 में जब चुनाव हुए तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस की सरकार को हराते हुए, उनको अपदस्थ करते हुए वहाँ भाजपा की सरकार कायम की। तो दोस्तों, उस समय उत्तराखंड में बहुत सारे नामी गिरामी नेता थे, जैसे कि निशंक जी थे, अजय भट्ट थे, और भी टमटा थे। इनके अलावा विजय बहुगुणा जैसे सरीखे जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनको दरकिनार करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि भाजपा के सांसद थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। दोस्तों, कुछ दिनों के लिए तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत ज़्यादा दिन तक सत्ता में बरकरार नहीं रख पाए। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद दिल्ली दरबार ने उनसे इस्तीफ़ा लिया, और तीरथ सिंह रावत को सत्ता पे काबिज करवा दिया गया, और वो चीफ मिनिस्टर। कुछ दिनों के बाद ये देखा गया कि चंद महीनों बाद ही तीरथ सिंह रावत को भी चलता कर दिया गया, और जब 6 महीने चुनाव के बचे तो वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बना दिया गया। यानी 4-6 महीने के अंतराल में ही इतने 3 सीएम बदल गए, और दिग्गज देखते रहे, और दिल्ली दरबार नए प्रयोग करता रहा। इस चीज़ को लोग हैरानी से देखते हैं कि भाजपा में सारे डिसीजन लिए जाते हैं, वो भी दिल्ली दरबार से, यानी मोदी और शाह जिसे चाहें रंक बना दें और जिसे चाहे राजा बना दें। वही हाल उन्होंने 3-4 प्रदेशों में किया, जैसे वो गुजरात में किया, उत्तराखंड में किया,
और पुष्कर सिंह धामी, दिलचस्प बात यह है कि 2022 में चुनाव हार गए, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली दरबार में उन पे विश्वास कायम रखा और उनको फिर से सीएम बना दिया गया। दोस्तों, नए प्रयोग करने में भाजपा बहुत ही माहिर है और जानी जाती है। अभी पिछले साल ही 5 प्रदेशों में जो चुनाव हुए, उनमें 3 प्रदेशों में भाजपा की जीत हुई, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में तो ऐतिहासिक जीत हासिल की। शिवराज सिंह चौहान उसके मुखिया थे और सीएम भी थे। पिछले 20 साल से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अपना जलवा कायम रखे थे। ऐतिहासिक जीत मिलने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली दरबार ने खारिज कर दिया और उनको हटाकर एक साधारण से एमएलए, जो कि 3 बार के एमएलए थे, लेकिन उनका कोई हाई प्रोफाइल नहीं था, उनको सीएम के पद पर बैठा दिया। दोस्तों, जबकि मध्य प्रदेश में तो दिग्गज नेताओं की भीड़ थी। मान लीजिए, बताते हैं कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया और न जाने कितनी लंबी लिस्ट थी, जिसको देखकर किसी को एहसास नहीं हुआ कि भाजपा किस तरीके से, दिल्ली दरबार किस तरीके से सीएम का चुनाव करता है। उन्होंने एक छोटे से जनपद के जो विधायक थे मोहन यादव को सेलेक्ट किया और उनको सीएम बना दिया गया। मोहन यादव कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि वो कभी प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी तर्ज पर राजस्थान में उन्होंने जिस तरीके से भजन लाल शर्मा को, जो कि पहली बार के विधायक थे, हाँ उनके करीबी, आरएसएस के काफ़ी करीबी थे, इस वजह से उनको पहली बार जब विधायक बने तो मोदी और शाह ने उनकी किस्मत का दरवाज़ा खोलते हुए उनको राजस्थान का सीएम बना दिया। जबकि वहाँ पर सीएम पद के लिए कई चेहरे और ऑलरेडी मौजूद थे, जैसे कि राज्यवर्धन सिंह राठौर, अर्जुन मेघवाल और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस पद के लिए काफ़ी मुख्य दावेदारी पेश कर रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया। इसी तर्ज पे उन्होंने जिस तरीके से राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह, जो कि 3 बार के मुखिया थे, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनका काफ़ी अच्छा शासनकाल रहा, उसके बावजूद उनको साइडलाइन करते हुए विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया। जिस तरीके से भाजपा ने अपने ही नेताओं पर कुल्हाड़ी चलाई, उससे साफ जाहिर होता था कि वो आने वाले समय में किसी भी दिग्गज नेता को अपने करीब फटकने नहीं देना चाहते हैं। उनका यही एक है कि जितने भी पुराने दिग्गज नेता हैं उनको पथ प्रदर्शक मंडल में शामिल कर दिया जाए। ये बात और है कि शिवराज सिंह चौहान को 2-3 महीने बाद ही जब आम चुनाव की घोषणा होनी थी, तब पहली लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दे दिया कि अब आप चुनाव लड़िए, लोकसभा जीतिए और फिर केंद्र में आइए। दोस्तों, इस तरीके से जो भाजपा ने अपने दिग्गज नेताओं को चेता दिया है कि जीतो तभी सत्ता है, आपको अगर हमारे लिए काम नहीं कर सकते तो आपके लिए रास्ते खुले हैं, पथ प्रदर्शक मंडल में बैठिए और ज़्यादा दिन तक हम आपको मौका नहीं दे सकते। दोस्तों, इस तरीके के उन्होंने जो चेतावनी दी है और उनकी मंशा साफ है कि अब संसद में केवल युवा को ही चांस मिलेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।